नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के जुनैदगंज चौराहे के समीप एक दिन पूर्व शुक्रवार को दिन में 2 वाहनों के टच होने के विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ था। बसपा नेता तरुण श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव का आरोप था कि वह जुनैदगंज से अपने घर बलरामपुर थाना कोतवाली की तरफ जा रहे थे। तभी जुनैदगंज चौराहे के पास उनके वाहन से रोशन यादव पुत्र जिद्दू यादव निवासी हरिहरपुर के वाहन से टच हुआ था। वहां पर रोशन यादव गाली गलौज करने लगा। तरुण श्रीवास्तव अपने घर पर पहुंचकर घटना की जानकारी दे पाते उससे पहले ही तरुण के बड़े भाई अरुण श्रीवास्तव घटना से अनजान जुनैदगंज स्थित अस्पताल जा रहे थे। तभी रोशन यादव, बच्चन यादव के 2 पुत्र सौरभ यादव व आशीष यादव, रामायण यादव, सुमित यादव व अन्य 10 से 12 अज्ञात लोग हाकी डंडा व असलहा से लैस होकर अरुण श्रीवास्तव को बंधक बनाकर पास में ही हाथे में ले गए। मारपीट की गई। सूचना पीड़ित परिजनों को भी दिलवाकर पंचायत के लिए बुलवाया। बबलू श्रीवास्तव के भतीजे बीजेपी से जुड़े हैं। इसके बाद मौके पर तरुण श्रीवास्तव, वरुण श्रीवास्तव, शुभम श्रीवास्तव, गरुण श्रीवास्तव, प्रवीण श्रीवास्तव बीच बचाव को पहुंचे तो उनको भी बुरी तरह से मारा पीटा गया। आरोप है कि फायरिंग भी की, हालांकि पीड़ित बाल बच गए। पुलिस ने मामले में उपरोक्त सभी 6 नामजद व 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 352, 115(2), 109 व 35 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जुनैदगंज में 2 गाड़ियों के बीच में टक्कर हुई थी। इसके बाद लड़कों में मारपीट हुई थी। इस प्रकरण में तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 507/24 अंतर्गत धारा 115(2), 352, 109 व 35 बीएनएस का कायम किया गया। इसमें 6 लोग नामजद किए गए व लगभग 10 लोग इसमें अज्ञात हैं। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 93,472 मुकदमों का निस्तारण किया गया। जिला जज संजीव शुक्ला ने हॉल ऑफ जस्टिस में देवी सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके लोक अदालत की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला जज ने कहा कि लोक अदालत आम आदमी के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। लोक अदालत में दिया गया फैसला सुलह समझौते के आधार पर होता है, जिससे पक्षकारों के आपसी मतभेद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज धनंजय कुमार मिश्रा ने बताया कि इस लोक अदालत में खास बात यह रही कि 10 दंपतियों ने आपसी मतभेद खत्म कर एक बार फिर से साथ रहना स्वीकार किया। इस लोक अदालत में जिला जज संजीव शुक्ला ने कुल 7 मुकदमे तथा मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी अजय कुमार सिंह ने 68 मुकदमा का निस्तारण किया। पारिवारिक न्यायाधीश कोर्ट नंबर 2 संदीपा यादव ने 38 मुकदमा तथा पारिवारिक न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 प्रेम शंकर ने 86 मुकदमों का निस्तारण किया। अपर जिला जज सतीश चंद्र द्विवेदी ने 4 मुकदमा, SC/ST कोर्ट के जज कमलापति ने 5 मुकदमा, अपर जिला जज जैनेन्द्र कुमार पांडे ने 2 मुकदमा, विशेष न्यायाधीश अपर जिला अजय श्रीवास्तव ने 215 मुकदमा, पोक्सो कोर्ट नंबर 1 शैलजा राठी ने 5 मुकदमा, अपर जिला जज संतोष कुमार यादव ने 21 मुकदमा, फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 रमेश चंद्र ने 3 मुकदमा तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 जैनुद्दीन अंसारी ने 1 मुकदमा निस्तारित किया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह ने 3114 मुकदमा तथा सिविल जज सीनियर डिवीजन अनुपम कुमार त्रिपाठी ने कुल 43 मुकदमों का निस्तारण किया। एसीजेएम कोर्ट नंबर 10 रश्मि चंद ने 1889 मुकदमा, एसीजेएम कोर्ट नंबर 11 सुनील कुमार सिंह ने 1362 मुकदमे, एसीजेएम कोर्ट नंबर 12 अभिनय सिंह ने कुल 1090 मुकदमा का निस्तारण किया। एसीजेएम कोर्ट नंबर 13 ने 842 मुकदमों को निस्तारित किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट राम तीरथ यादव ने 2021 मुकदमों का निस्तारण करते हुए 70,400 रुपए का जुर्माना वसूला। आज राष्ट्रीय लोक अदालत है ये, और समनीय वादों के लिए जल कर, विद्युत कर और विद्युत का बकाया, गृह कर, इस तरह के जो समनीय वाद हैं, छोटे वाद हैं, राजस्व से संबंधित जो मुकदमे और सिविल प्रकृति के मुकदमे जिनमें सुलह समझौता हो गया है, उनके निस्तारण के लिए लोक अदालत लगी है, जिसमें आम जनमानस बिना किसी वकील के सहयोग से खुद भी आकर इसको निस्तारण इसका करा सकते हैं। कितने का लक्ष्य है इस बार? पिछली बार से ज़्यादा का लक्ष्य है, लगभग 95,000 का लक्ष्य है। जियनपुर कोतवाली पर शनिवार को डीआईजी आजमगढ़ रेंज वैभव कृष्ण द्वारा जियनपुर कोतवाली का निरीक्षण करते हुए थाना समाधान दिवस पर फरियादियों के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए आवश्यक निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि फरियादियों द्वारा समाधान दिवस पर आए हुए प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण करें। गुणवत्तापूर्ण पारदर्शी तरीके से प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करें, जिससे कि विवादों को समाप्त किया जा सके, न कि विवाद को बढ़ाया जाए। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने माल खाना, बंदी गृह, शस्त्रागार, रजिस्टर नंबर 4, आगंतुक रजिस्टर, फरियादी रजिस्टर आदि संबंधित सहित अन्य का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए परिसर में साफ सफाई सहित मेस आदि का बेहतर रख रखाव करने के निर्देश दिए। फरियादियों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों पर तीव्र गति से विचार करते हुए निस्तारण करने का निर्देश दिया। इस दौरान थाना समाधान दिवस पर कुल 12 शिकायती प्रार्थना पत्र पड़े, जिसमें से 4 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान एसपी ग्रामीण चिराग जैन, एसडीएम सगड़ी नरेंद्र गंगवार, सीओ सगड़ी शुभम तोदी, जियनपुर कोतवाल विवेक पांडे आदि मौजूद रहे। जियनपुर का आजमगढ़ में थाना दिवस आज था, तो उसमें निरीक्षण किया गया। फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण की गुणवत्ता देखी गई और थाने का आकस्मिक निरीक्षण भी किया गया। यहाँ पे साफ सफाई और रहने की व्यवस्था और थाने का रिकॉर्ड जो किस तरीके से मेंटेन है उसके बारे में निरीक्षण किया गया और आवश्यक निर्देश दिए गए। सर, बहुत सारे मामले थाने पे आते हैं, लेकिन उसका विस्तार जल्दी हो नहीं पाता। तो सर, आप इसको कैसे? समुचित निर्देश उसके दिए गए हैं और बताया गया है कि थाने दिवस पे पूर्व से चिन्हित प्रकरण जो है वो रखे जाएं और उनका निस्तारण करा जाए। आजमगढ़ जिला महिला चिकित्सालय में नर्सिंग कॉलेज के तृतीय व चतुर्थ वर्ष के छात्र छात्राओं की ट्रेनिंग के दौरान उनको संचारी रोग से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने का भी टास्क दिया गया है। इसी क्रम में शनिवार को आजमगढ़ के दुर्गाजी नर्सिंग कॉलेज के तृतीय वर्ष के बच्चों को, जो कि जिला महिला चिकित्सालय में प्रशिक्षण को पहुंचे थे, उनको जागरूकता करने के बारे में बताया गया और विभिन्न टीमों का गठन कर मच्छर जनित बीमारियों के साथ ही इस मौसम में होने वाली अन्य बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पूरी जानकारी करने और चार्ट बनाने समेत अन्य माध्यम से जागरूक करने के लिए कहा गया। जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनय सिंह यादव ने कहा कि यहां पर विभिन्न कॉलेजों के नर्सिंग के बच्चे आते हैं। तृतीय वर्ष के बच्चों को थोड़ी जानकारी हो जाती है, इसलिए उनको संचारी रोग नियंत्रण अभियान के बारे में बताया जाता है और मच्छर जनित बीमारियों के साथ ही डिसेंट्री, डायरिया समेत अन्य बीमारियों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक करने की शुरुआत की जा रही है। यह क्रम अब आगे जारी रहेगा। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जैसा कि हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये सीजन संचारी रोगों के फैलने का है और जिसमें डेंगू, मलेरिया, वेक्टर बार्न जिसको कहते हैं मच्छर से होने वाली बीमारियां
बहुत ज़्यादा होती हैं। और भी डिजीज होती हैं, डायरिया, डिसेंट्री भी होती है। हमारे यहाँ ढेर सारे कॉलेज स्कूल के बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो मैंने उनको टास्क दे रखा ग्रुप पे बना के कि एक ग्रुप एक बीमारी के संबंध में अध्ययन करेगा, चार्ट बनाएगा और जहाँ जहाँ लोग इकट्ठा हैं उनके बीच में जाके उस डिजीज के विषय में बताएगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय बताएगा। और ये अनवरत हम चलाएंगे। करीब करीब हम मान के चलते हैं कि हफ्ते में 3 दिन का हमने रखा है, और अलग अलग कॉलेजों को, जैसे आज दुर्गा जी नर्सिंग कॉलेज का दिया, कल कोई और कॉलेज होगा, परसों कोई और कॉलेज होगा, और देते हैं 3rd ईयर के बच्चों को जिनके पास थोड़ी जानकारी हो जाती है। और उससे पहले हम एक उनको ब्रीफ करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनकी नॉलेज लेते हैं, एक टीम तरह तैयार करते हैं जो परफेक्शन हो, ताकि वो चीज़ें जाए तो सही जाए। तो उसी का एक शुरुआत है, और आप लोगों ने देखा कि एक ठीक पहल है। पब्लिक के बीच में जागरूकता जाएगी, और ये आप लोगों का सहयोग भी मैं चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम और भी जगह बच्चे यदि जहाँ भी स्कूल में हैं, नर्सिंग स्कूल के हैं, मेडिकल कॉलेज के हैं, इवन जो बच्चे आपको वो चल रहे हैं इस समय, तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो उसमें सेवा करने बच्चे जाएंगे, जिसमें कि NSS के बच्चे और NCC के बच्चे हैं। तो उनसे भी मैं अपील करूंगा कि इस तरह की बीमारियों के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए चार्ट है, जो भी उनके पास टूल हो, लेके जाएं, कॉलेजों में जाएं, स्कूलों में जाएं, कम्युनिटी में जाएं, ताकि ये जानलेवा बीमारी, अब देख रहे हैं कि हर साल डेंगू से ठीक ठाक मौतें हो जा रही हैं, और बहुत दही भी होती है, तो वो आदमी बिल्कुल टूट सा जाता है, लंबे टाइम तक उसकी बीमारी उसको काम नहीं करने देती, उसकी प्रोडक्टिविटी घटती है। मलेरिया भी उसी तरह की बीमारी है। फाइलेरिया एक देख लीजिए, हम मास्क में ड्रग खिला रहे हैं। तो जितनी भी चिकनगुनिया है, जितनी भी इस तरह की बीमारियां, हम छोटा से अवेयरनेस करें, मच्छरों से सावधान हो जाएं, ये कर लें, मच्छरदानी लगाएं, जो भी चीज़ें हैं आम पब्लिक को बार बार यदि हम कहेंगे, हैमर करेंगे कि आप ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, तो बहुत बड़ा बदलाव है। और यही काम की शुरुआत हमने आज किया। आजमगढ़ रोडवेज के पास स्थित एक होटल में मौजूद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रोडवेज के बेड़े में साल 2024 के अंत तक 5000 नई बसें शामिल हो जाएंगी। इससे आवागमन और सुचारू हो जाएगा। परिवहन मंत्री शुक्रवार की रात करीब 1 बजे इस होटल में पहुंचे। शनिवार को मुलाकात के दौरान यह जानकारी दिए। दयाशंकर सिंह ने कहा कि जिन 5000 नई बसें खरीदी जा रही हैं, उनमें से 2000 बसों का टेंडर हो चुका है, जबकि 3000 बसों का टेंडर प्रक्रिया चल रही है। परिवहन मंत्री ने कहा कि आजमगढ़ डिपो में 2 बस डिपो चलता है, जिसमें आजमगढ़ डिपो और डॉक्टर आम्बेडकर डिपो शामिल हैं। ऐसे यहां से एक डिपो हाईवे की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए जगह की तलाश की जा रही है। इसके लिए DM आजमगढ़ को पत्र भेजा जा चुका है। परिवहन मंत्री ने कहा कि आजमगढ़ में नया RTO भवन बनाया गया है, जिसमें कार्यालय शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर DL बनवाने वालों की ट्रेनिंग सेंटर भी सक्रिय हो चुका है। सभी काम ऑनलाइन हो रहा है। सुल्तानपुर में आभूषण की दुकान से हुई करोड़ों रुपए की लूट में शामिल एनकाउंटर में मारे गए बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फेंक बताते हुए जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। इस सवाल के जवाब में दयाशंकर सिंह ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जाति की राजनीति करते हैं, जबकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। मंगेश यादव आभूषण की दुकान में घुसकर गोली चलाते हुए लूट कर रहा। पूरा घटनाक्रम CCTV कैमरे में कैद है। इसके बाद भी सपा इस पर राजनीति कर रही है। एक सवाल का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि भाजपा जिन 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, उन सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। विपक्ष का जनता सफाया कर देगी। मठाधीश और माफिया में अंतर नहीं है। अखिलेश यादव के इस बयान पर परिवहन मंत्री ने कहा कि यह तो वैसे ही बात हुई कि दिन और रात को कोई एक कर दे। कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में माफिया ही सरकार चलाते थे। उन्होंने अमेरिका में राहुल गांधी के दिए गए बयानों की भी आलोचना की। RTO कार्यालय बन रहा है, बहुत जल्द जो है यहाँ पर RTO कार्यालय को उसमें शिफ्ट किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर
ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया गया है, वो भी कंप्लीट हो गया है। उसमें भी अब जो है ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग होगी, अब मैनुअल नहीं रहेगा। अभी तक विभाग में मैनुअल टेस्टिंग होती थी, अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और 14 जगहों पर ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम लोगों ने बना दिया है, जिसमें आजमगढ़ भी है। अब वहाँ पर उसका ऑटोमेशन हो रहा है। ऑटोमेशन के बाद जो है अब मैनुअल नहीं होगा, वो कैमरे से जो है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा और ऑटोमेटिक जो है वो पास और फेल जो है 8 प्रकार का टेस्ट होगा उसका। और कोई भी मैनुअल नहीं रहेगा, कोई किसी को पास नहीं कर सकता, कोई किसी को फेल नहीं कर सकता। वो 8 प्रकार का ऑटोमेटिक टेस्टिंग है। कंप्यूटर अपने आप जो है कैमरे के माध्यम से ऑब्जर्व करके उसको रिजल्ट निकालेगा। तो ये बहुत एक फेयर होगा और दक्ष लोग ही ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे। तो आजमगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया है, उसका ऑटोमेशन करके अब हम लोग उसको संचालित करेंगे। सर आजमगढ़ रोड देखिए, अभी नया हमारा जो आजमगढ़ का जो रोडवेज है वो नया बना हुआ है अभी उसमें, लेकिन दोनों हमारे अम्बेडकर नगर डिपो और आजमगढ़ डिपो दोनों आसपास रहने के कारण जो है थोड़ी सी जाम की समस्या रहती है। उसके लिए हम लोग हाईवे की तरफ जो है हम लोग ज़मीन खोज रहे हैं। जिलाधिकारी को भी हम लोगों ने बताया था कि एक डिपो को कम से कम यहाँ से एक डिपो अंदर रहे और एक डिपो बाहर जो है जो लंबी दूरी की जो हमारी बसें जो चलती हैं उसके लिए हम लोग ज़मीन खोज रहे हैं। ज़मीन प्राप्त होते ही एक बड़ा बस अड्डा, क्योंकि हम लोग तो अब हर जनपद में एक बस अड्डा हवाई अड्डा की तरह बना रहे हैं और 23 बस अड्डे हमारा बनना प्रारंभ हो गया है और अभी 52 अभी और टेंडर के प्रोसेस में है। तो आजमगढ़ हम लोग की कमिश्नरी है, यहाँ भी एक अच्छा बस अड्डा बने, इसके लिए ज़मीन की हम लोग आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। ज़मीन मिलते ही उसको प्रारंभ करेंगे और बसें भी हमारी बढ़ रही हैं फ्लीट में। अभी 7000 नई बसें हम लोग जो है कुंभ से पहले ला देंगे। 2000 बसों को हम लोग का टेंडर हो चुका है और 5000 का भी तुरंत अभी टेंडर इसी महीने टेंडर हो जाएगा और दिसंबर तक 7000 नई बसें जो है हमारे बेड़े में आएंगी। आजमगढ़ को भी बहुत सारी बसें मिलेंगी। इलेक्ट्रिक बसें भी हम लोग मंगा रहे हैं, वोल्वो बसें भी मंगा रहे हैं और तो इसलिए हम लोग का इसका विस्तार आवश्यकता है। सर जैसे अखिलेश जी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, डीजीपी साहब ने पिछवाड़ा करके सब कुछ स्पष्ट कर दिया, इसके बाद भी एक ही रट लगाए हैं कि फेक इनकाउंटर है। देखिए, वो सदैव जातिवादी राजनीति इन लोगों ने किया है और जाति को एक लेकर के बात कर रहे हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, हर जाति में अपराधी हैं और सब पर कार्रवाई हो रही है। और आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से ही पूरा देश देखा कि दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में घुस करके उसका करोड़ों की संपत्ति लोगों ने लूट लिया। पूरा वीडियो है और पूरा देश देखा। उस पर चिन्हित किए गए अपराधी और कुछ अपराधी न्यायालय में समर्पण किए और इस पर 1 लाख का इनामी घोषित किया गया। तब भी ये पुलिस से भागता रहा, पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया। किस जाति का अपराधी न मारा गया है? आप देखिए, जोगी जी के सरकार में पिछले 7 वर्षों में कोई ऐसी जाति नहीं होगी जिसके जाति में अपराधी हो और उस पर कार्रवाई न हुआ हो, क्योंकि ये कानून का राज स्थापित हुआ है। अपराधी अपराधी होता है, वो उसकी कोई जाति नहीं होती है, उसकी जाति अपराधी है। तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश किया गया है। आज या तो अपराधी जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। इस तरह के दुस्साहस करने वाले लोगों को सरकार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी कि दिन दहाड़े लूट करें। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लखनऊ के अंदर पुलिस उपाधीक्षक को समाजवादी पार्टी के गुंडे घसीटते हुए पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने से ले गए। पूरा मीडिया देश देखा। आज जोगी जी की सरकार है, एक सिपाही को भी कॉलर आप पकड़िए तो उसका कलेजा निकाल लेगा। ये कानून का राज है। आज पूरे देश और दुनिया से लोग आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं।
आज 40 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चाइना से लोग अपना फैक्ट्रियां बंद करके आज उत्तर प्रदेश में स्थापित कर रहे हैं। अभी आपने 2 दिन पहले ही देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चिप कितना महत्वपूर्ण है और उसको आज नोएडा के अंदर उसका उत्पादन शुरू हो रहा है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो आज हर चीज़ में चिप की आवश्यकता पड़ती है, हम लोग को विदेशों से मंगाना पड़ता था। सेमीकंडक्टर अब भारत में ही निर्माण होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, नोएडा में होगा। ये क्यों हो रहा है? ये कानून के राज जो स्थापित हुआ इसके कारण हो रहा है। उनका आरोप था कि विपिन सिंह जो मुख्य आरोपी किया गया और मंगेश यादव था, इस नाते मार दिया गया। भाई उसको उस पर इनाम घोषित होता जा रहा है, वो समर्पण नहीं कर रहा है, वो भाग रहा है, तो उसको आकर समर्पण करना चाहिए ना, पुलिस के सामने करना चाहिए, न्यायालय के सामने करना चाहिए। उसने नहीं किया तब तो मुठभेड़ हुआ। तो ये कहना और भी बहुत सारी जातियों के लोग मुठभेड़ में मारे गए, क्यों नहीं अखिलेश यादव जी बोले? एक यादव मर रहा है तो चिल्लाने लगे। तो ये जातिवादी राजनीति कर रहे हैं और जातिवाद से ऊपर उठे, देश और प्रदेश के बारे में सोचें और कानून का राज स्थापित होने दें। वो जंगल राज न बनाए। उनके समय में जंगल राज था और लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। आज दुनिया से लोग भारत में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। सर एक और उनका विवादित बयान आया जो मठ और माफिया में अंतर नहीं, मठाधीश और संत, मतलब संत नाराज हैं उनके बयान से। तो अब आप स्वयं सोचिए कि संत और माफिया दोनों को एक कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अब इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस पर कोई दिन और रात को एक कर दे तो इस पर आदमी क्या कर सकता है? कोई देखिए रात भी वही है जो दिन है, भाई रात में दिखता नहीं है, दिन में जो है सबको दिखता है। तो संत और अपराधी एक ही बता रहे हैं। तो ये तो आप स्वयं आकलन करिए, प्रदेश की जनता आकलन करे, देश की जनता आकलन करे। हम लोग क्या तो घर जाते हैं और संतों को माफिया बता रहे हैं। जितने अपराधी थे आप देखिए, उनके पार्टी के कोई सांसद था, विधायक था और अब अपराधियों के ही बल पर सरकार चलाते थे। तो सर जैसे राहुल गांधी की जातिगत जनगणना वो उसी पर अटके हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। देखिए संसद में भी हमारे अनुराग ठाकुर जी ने राहुल जी के लिए कहा कि जिसको स्वयं जाति के पता नहीं, वो दूसरे की जाति जनगणना की बात करता है। पूरा देश ने देखा। आप हमसे क्यों पूछ रहे? जब राष्ट्रीय स्तर के नेता इस पर बयान दे चुके हैं तो हम लोग को नहीं बोलना है। तो सर अमेरिका जाके वो फजीहत कराते हैं देश की, आरक्षण पर कहते हैं खत्म कर देंगे और यहाँ लोकतंत्र नहीं है, नहीं तो वहाँ एक भाजपा की 240 क्या एक सीट भी नहीं आती। इस देश पर सबसे ज्यादा शासन किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी जी को कौन रोका था इस देश में? कोई भी जो उनको अच्छा लगता था कि ये देश के लिए अच्छी चीज़ है तो उसको उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। भाई मोदी जी तो अभी 10 साल ही सरकार चलाए, उसके पहले सरकार किसने चलाया? सबसे ज़्यादा उन लोगों ने ही चलाया। कोई उनको रोका था? इस देश की समस्या तो उन लोगों ने ही पैदा किया। यदि ये सब चीज़ें कर दिए होते तो आज मोदी जी को करने की जरूरत नहीं थी। सर जो 10 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी 10 को 10 सीट जीतेगी। लेकिन लोकसभा का जो रिजल्ट आया, लोकसभा का रिजल्ट आप एक रिजल्ट की आप लेके चल रहे हैं। आप 14 से लगातार क्यों नहीं देख रहे हैं? 14 में कौन जीता? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनको पता नहीं चला। 17 में वो मुख्यमंत्री थे, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बनी, इसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को, जो पूर्व और पश्चिम कहा जाता है, दोनों लोग मिल करके भी लड़े तो मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए 2019 में। इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 2022 में वो कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे और 3 सीट में पूरे विपक्ष पाएगा। प्रचंड बहुमत से जोगी जी फिर से सरकार में आए और 30 सालों के बाद कोई सरकार रिपीट हुई जोगी जी के नेतृत्व में। इसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बार गलती से लोगों को भ्रम में डाल करके उन्होंने कुछ सीटें ज्यादा प्राप्त कर ली, उनको खुद आकलन नहीं था और उनके प्रत्याशी भाग रहे थे चुनाव लड़ने से, वो खुद लड़ने में भाग रहे थे। आप देखें कितने प्रत्याशी उनके बदले गए, लेकिन एक उन लोगों ने भ्रम फैलाई देश के अंदर कि संविधान बदल जाएगा, मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इस तरह की झूठ बोल करके उन्होंने कुछ सफलता प्राप्त कर ली।
तो गांव में कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चलती। खोए हुए मोबाइल को बरामद करने का अभियान आजमगढ़ पुलिस द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विभाग ने 101 मोबाइल बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई गई है। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत 7 माह में अब तक एक विदेशी के मोबाइल सहित 718 मोबाइल को रिकवर किया जा चुका है, जिनकी कीमत 1 करोड़ 11 लाख से अधिक की आकी गई है। जिले के पूर्व एसपी अनुराग आर्य ने खोए मोबाइल को रिकवर करने का अभियान शुरू किया था। एसपी ग्रामीण चिराग जैन द्वारा मोबाइल स्वामियों को बुलाकर उनके फोन सौंपे गए। ऐसे में अपने खोए फोन पाकर मोबाइल स्वामी काफी खुश नजर आए। पुलिस का कहना है कि गुमशुदा मोबाइल धारकों के CIR पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज की जाती है। इसके बाद पुलिस पोर्टल के माध्यम से इन मोबाइल को ट्रैक कर बरामद कर उनके स्वामियों के सुपुर्द करती है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा, जिससे कि उपभोक्ताओं के खोए और चोरी गए फोन को उनके सुपुर्द किया जा सके। देखिए, प्रति माह की भांति इस माह भी हम लोगों ने CIR पोर्टल के माध्यम से जितने भी शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं कि हमारी मोबाइल गुम हो चुकी है और जो पोर्टल पर दर्ज कराते हैं, उसमें हमारी टीम को लगाकर हम लोगों ने इस माह 101 मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। और जो ये अभियान चलाया जा रहा है फरवरी से, उसके अंतर्गत हम लोगों ने अब तक 718 फ़ोन बरामद कर लिए, जिनका बाजार मूल्य में लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपये है। इसमें जो भी व्यक्ति का मोबाइल गुम हो जाता है या फिर इधर उधर चले जाता है, वो व्यक्ति CIR पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराता है, उसको हमारी टीम द्वारा ट्रैक किया जाता है और ट्रैक करने के बाद उसको बरामद किया जाता है। इसमें हम लोग अब तक 7 माह में 718 फ़ोन बरामद कर चुके हैं। सर, ये अभियान किस तरीके से चल रहा है, कब तक चलेगा और इसका जो दूर दराज से लोग आए हैं उनको किस तरीके से वापस किया जाएगा? देखिए, ये अभियान हम लोग प्रतिमाह चलाते रहेंगे। इसमें सबसे विशेष बात यह है कि यह अभियान थाना की टीम द्वारा चलाया जा रहा है। थाने पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा CIR पोर्टल के माध्यम से जितनी शिकायतें प्रार्थना पत्र प्राप्त होती हैं उनको ट्रैक किया जाता है और उनको जो ट्रैक करने के बाद जो नया नंबर उन पर एक्टिव होता है उनको कॉल करके उनसे मोबाइल मंगाया जाता है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और हम इसको पुलिस लाइन में प्रतिमाह इसको वितरित करते रहेंगे। सर, आजमगढ़ पुलिस ने एक विदेश की भी मोबाइल ट्रैक किया था, अभी आपके जानकारी में था सर, उसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, यह व्यक्ति नीदरलैंड का में रह रहा था, भारत का निवासी है, आजमगढ़ का ही। उसका मोबाइल यहाँ पर गुम हो गया था, कहीं बस में वो छोड़ के चला गया था। इस मोबाइल को जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया उसने आजमगढ़ की पुलिस को सुपुर्द किया। हम लोगों ने उस मोबाइल को ट्रैक किया। व्यक्ति नीदरलैंड का निवासी था, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया गया और उसको बाद में मोबाइल बुलाकर सुपुर्द किया। क्या नाम? जन प्रमाण पत्र के फर्जीवाड़े का मामला अभी थमा भी नहीं कि जिले में जन प्रमाण पत्र बनाने के लिए अवैध वसूली खूब हो रही है। इसकी हकीकत एक वायरल वीडियो में देखने को मिली। जी हां, वायरल वीडियो में एक युवक का पुराने जन प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए जिला महिला चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारी द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है। वीडियो में साफ सुनने में आ रहा कि कर्मचारी ने रुपए मांगे, जिसमें युवक ने ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कही तो कर्मचारी ने जवाब दिया कि घूस ऑनलाइन दियाला। ATS की एक टीम ने कुछ दिन पूर्व फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के मामले में आजमगढ़ में 3 ठिकानों पर छापा मारा। ATS की टीम ने एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। ये मामला अभी थमा भी नहीं कि जिला महिला अस्पताल में जन प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर वसूली की जा रही है, जिसका एक युवक ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में पता चल रहा कि युवक अपना पुराना जन्म प्रमाण पत्र सत्यापित कराकर नया बनवाने के लिए गया था, जहां पर एक काउंटर पर तैनात कर्मचारी ने पहले 100 रुपए मांगे। युवक ने ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कही तो उसने कहा घूस ऑनलाइन दियाला। किसी तरह उस कर्मचारी से बचकर युवक दूसरे काउंटर पर पहुंचा, जहां पर तैनात कर्मचारी फाइल खंगालने के लिए 200 रुपए मांगे। ऑनलाइन नहीं हो पाएगा? ऑनलाइन नहीं हो पाएगा ना, घूस ऑनलाइन ले ला, पकड़ा, लेग दे दिया और थोड़े ऊपर डिपेंड है। ठीक है।
इस मामले में जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर विनय ने कहा कि कर्मचारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए यदि घूस मांगा जा रहा है तो ये गलत है। इसकी शिकायत मिलने पर जांच होगी। यदि दोषी पाया जाता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पैसा लेना और देना दोनों गलत है। मैंने अपने चिकित्सालय के हर कोने पर बोर्ड लगा दिया, सारी सुविधाएं निःशुल्क है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। यदि कोई पैसा मांगता है उसकी शिकायत मेरे पास आती है, उसकी जांच कराऊंगा और निश्चित तौर से दोषी को उसका दंड मिलेगा, जो सरकारी प्रावधान है। लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य RN त्रिपाठी ने कहा कि हिंदी को वैभव प्रदान करने के लिए सभी वर्ग को प्रयास करना होगा। यह भाषा सभी भाषाओं को समाहित करने क्षमता रखती है। वह आजमगढ़ की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था साहित्यानुरागी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद से बोल रहे थे। यह कार्यक्रम हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हरिऔध कला केंद्र में आयोजित था। उन्होंने कहा कि हिंदी के निज भाषा का भाव जागृत करने की आवश्यकता है। मन में संवेदनाएं हैं तभी हम हिंदी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी की ताकत है कि आज घर घर राम की गाथा हो रही है। साहित्य व्यवहार से चलता है, मधुरता रूपी व्यवहार केवल हिंदी भाषा में है। इस अवसर पर रोजगार परक हिंदी की चुनौतियां विषय गोष्ठी के मुख्य वक्ता हरियाणा सरकार के जनसंपर्क अधिकारी संस्कृतिकर्मी राजीव रंजन ने कहा कि हिंदी भाषा हम सबको जोड़ती है। साहित्य के प्रति अनुराग ही देश को आगे बढ़ाता है। हिंदी और हिंदी की विरासत को हमें संजोए रखना है। हिंदी भाषा का कोई विकल्प नहीं है। डिजिटल युग में भी हिंदी भाषा और साहित्य की किताबें और रचनाएं प्रासंगिक है और रहेगी। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो हम अपनी दृष्टि खो देंगे। हमारी रचना धर्मिता ही हमें आगे विकसित और रोजगारपरक दिशा दे सकती है। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आकांक्षा समिति आजमगढ़ की अध्यक्ष डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज ने कहा कि हिंदी हमारी माँ है। इसके लिए न किसी का न तो जोर होना चाहिए न कमजोर होना चाहिए। हिंदी का सम्मान करना चाहिए। इसके अपमान से देश का अपमान होगा। हर माँ को अपने बच्चे को मातृभाषा सीखने पर जोर देना चाहिए। विशिष्ट अतिथि स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक रविंद्र शर्मा ने हिंदी भाषा के संवर्धन हेतु कार्यालयों में कामकाज में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे आमजन को सभी प्रक्रिया को समझने में आसानी होगी और कार्य सुगम होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डायट आजमगढ़ के प्राचार्य डॉक्टर अमरनाथ राय ने की। कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत करते हुए साहित्यानुरागी की अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा मिश्रा ने कहा कि विगत 5 वर्षों में संस्था ने हिंदी साहित्य और भाषा को समृद्धि देने के लिए कई अभिनव कार्यक्रम किए हैं। बच्चों में हिंदी के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशालाओं के आयोजन हुए। साहित्य लेखन को मजबूत करने के लिए काव्य संकलनों का प्रकाशन विमोचन किया। प्रतिष्ठित साहित्यकारों का सम्मान किया गया। नामी गिरामी साहित्यकारों की रचनाओं को प्रचारित करने की दिशा में संस्था ने कई कार्यक्रम किया है। इस दौरान अतिथियों ने साहित्यानुरागी की स्थापना काल से अब तक हुए कार्यों की परिचय पुस्तिका सिंहावलोकन का विमोचन किया। कार्यशाला के दौरान उत्कृष्ट प्रतिभागी पुरस्कृत हुए। विभिन्न वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी से कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। पूरा कार्यक्रम शानदार रहा, लेकिन इस शानदार व सफल कार्यक्रम के दौरान सभी को हर जगह अंतर्राष्ट्रीय अंकों में लिखा 2024 चुभता रहा। आजमगढ़ जिला महिला चिकित्सालय में नर्सिंग कॉलेज के तृतीय व चतुर्थ वर्ष के छात्र छात्राओं की ट्रेनिंग के दौरान उनको संचारी रोग से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने का भी टास्क दिया गया है।
इसी क्रम में शनिवार को आजमगढ़ के दुर्गाजी नर्सिंग कॉलेज के तृतीय वर्ष के बच्चों को, जो कि जिला महिला चिकित्सालय में प्रशिक्षण को पहुंचे थे, उनको जागरूकता करने के बारे में बताया गया और विभिन्न टीमों का गठन कर मच्छर जनित बीमारियों के साथ ही इस मौसम में होने वाली अन्य बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पूरी जानकारी करने और चार्ट बनाने समेत अन्य माध्यम से जागरूक करने के लिए कहा गया। जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनय सिंह यादव ने कहा कि यहां पर विभिन्न कॉलेजों के नर्सिंग के बच्चे आते हैं। तृतीय वर्ष के बच्चों को थोड़ी जानकारी हो जाती है, इसलिए उनको संचारी रोग नियंत्रण अभियान के बारे में बताया जाता है और मच्छर जनित बीमारियों के साथ ही डिसेंट्री, डायरिया समेत अन्य बीमारियों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक करने की शुरुआत की जा रही है। यह क्रम अब आगे जारी रहेगा। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जैसा कि हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये सीजन संचारी रोगों के फैलने का है और जिसमें डेंगू, मलेरिया, वेक्टर बॉर्न जिसको कहते हैं, मच्छर से होने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। और भी डिजीज होती हैं, डायरिया, डिसेंट्री भी होती है। हमारे यहाँ ढेर सारे कॉलेज, स्कूल के बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो मैंने उनको टास्क दे रखा ग्रुप पे बना के कि एक ग्रुप एक बीमारी के संबंध में अध्ययन करेगा, चार्ट बनाएगा और जहाँ जहाँ लोग इकट्ठा हैं उनके बीच में जाके उस डिजीज के विषय में बताएगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय बताएगा। और ये अनवरत हम चलाएंगे। करीब करीब हम मान के चलते कि हफ्ते में 3 दिन का हमने रखा है और अलग अलग कॉलेजों को, जैसे आज दुर्गाजी नर्सिंग कॉलेज का दिया, कल कोई और कॉलेज होगा, परसों कोई और कॉलेज होगा, और देते हैं 3rd ईयर के बच्चों को जिनके पास थोड़ी जानकारी हो जाती है। और उससे पहले हम एक उनको ब्रीफ करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनकी नॉलेज लेते हैं, एक टीम तरह तैयार करते हैं जो परफेक्शन हो, ताकि वो चीज़ें जाए तो सही जाए। तो उसी का एक शुरुआत है और आप लोगों ने देखा कि एक ठीक पहल है। पब्लिक के बीच में जागरूकता जाएगी और ये आप लोगों का सहयोग भी मैं चाहूँगा कि इस तरह कार्यक्रम और भी जगह बच्चे यदि जहाँ भी स्कूल में हैं, नर्सिंग स्कूल के हैं, मेडिकल कॉलेज के हैं, इवन जो बच्चे आपको वो चल रहे हैं, इस समय तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो उसमें सेवा करने बच्चे जाएंगे, जिसमें कि NSS के बच्चे और NCC के बच्चे हैं। तो उनसे भी मैं अपील करूँगा कि इस तरह की बीमारियों के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए चार्ट है, जो भी उनके पास टूल हो, लेके जाएँ, कॉलेजों में जाएँ, स्कूलों में जाएँ, कम्युनिटी में जाएँ, ताकि ये जानलेवा बीमारी, अब देख रहे हैं कि हर साल डेंगू से ठीक ठाक मौतें हो जा रही हैं और बहुत दही भी होती है, तो वो आदमी बिल्कुल टूट सा जाता है। लंबे टाइम तक उसकी बीमारी उसको काम नहीं करने देती, उसकी प्रोडक्टिविटी घटती है। मलेरिया भी उसी तरह की बीमारी है। फाइलेरिया एक देख रही है, हम मास्क में ड्रग खिला रहे हैं। तो जितनी भी चिकनगुनिया है, जितनी भी इस तरह की बीमारियां, हम छोटा से अवेयरनेस करें, मच्छरों से सावधान हो जाएं, ये कर लें, मच्छरदानी लगाएं, जो भी चीज़ें हैं आम पब्लिक को बार बार यदि हम कहेंगे, हैमर करेंगे कि आप ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, तो बहुत बड़ा बदलाव है। और यही काम की शुरुआत हमने आज किया। आजमगढ़ थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बैठौली पुल से नीचे तमसा नदी में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। शव नदी में ही झाड़ी में फंसा था। लोगों की भीड़ पुल पर जमा हो गई। इसी में किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवा कर कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले में SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि शव 1 सप्ताह पुराना लग रहा है। शव काफी फूल गया था। प्रतीत हो रहा है कि महिला की मौत के बाद शव को नदी में प्रवाहित किया गया है। फिर भी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। कोतवाली क्षेत्र में बैठौली पुलिया के नीचे तमसा नदी से एक महिला का शव बरामद हुआ है, जो लगभग 1 सप्ताह पुराना देखने में लग रहा है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु के उपरांत इसको वहाँ पर बहाया गया है, परंतु फिर भी एहतियातन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितनी उम्र लगभग होगी सर? 1 सप्ताह से ज़्यादा पुराना शव है, लगभग 1 सप्ताह पुराना, तो निर्धारित उसी के आधार पर पोस्टमार्टम के हिसाब से इसमें होगा।
लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।